ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम थोड़ी देर पहले इटरेटिव रिलैक्सेशन मेथड पढ़ रहे थे, एसओआर मेथड इनफैक्ट। सो इस मेथड में हमने देखा कि हम गॉस सीडल मेथड की मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको एक वेट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर वो वेट फंक्शन 1 के इक्वल हो तो एसओआर मेथड वापस चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है गॉस सीडल मेथड में। और अगर उसकी वैल्यू 1 और 2 के इन बिटवीन लें तो फिर 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, तो फिर ये मेथड जो है इसको हम कहते हैं ओवर रिलैक्सेशन, और इसकी कन्वर्जेंस जो है वो गॉस सीडल से भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसकी हम वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन लें तो फिर हम इसी को कहते हैं अंडर रिलैक्सेशन मेथड। और अंडर रिलैक्सेशन कहने का मकसद यही है कि इसकी जो कन्वर्जेंस है वो स्लो हो जाती है। तो दिस इज इन फैक्ट द गॉस एसओआर मेथड। तो एसओआर मेथड की ये अल्टरनेटिव आपके पास फार्मूला है 1 माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू ओवर ए आई इंटू बी आई माइनस समेशन वेरीज जे फ्रॉम 1 टू आई माइनस 1 ए आई जे एक्स जे के प्लस 1 माइनस समेशन जे वेरीज 1 टू आई प्लस 1 टू एन ए आई जे एक्स जे के। अगर हम इसका डी और एल की फॉर्म बनाएं जो कि हमने गॉस सीडल और गॉस जैकोबी की बनाई थी, तो देखें आप इसमें सिर्फ ये 1 माइनस डब्ल्यू से रिप्लेसमेंट हो रही है। सो दिस इज द ई विच इज इक्वल टू डी प्लस ओमेगा एल या डब्ल्यू एल होल इनवर्स इंटू 1 माइनस डब्ल्यू इंटू डी माइनस डब्ल्यू इंटू यू, और दिस इज द एफ that is W D plus WL इनवर्स इंटू बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को एक दफा देख ले, ये E बनता है इसके लिए और ये F बनता है। देखते हैं अगर W को 1 1 करते जाएं तो क्या हमें वो गॉस सीडल मिलता है कि नहीं। गॉस सीडल में हमने ये देखा था कि दिस इज E एंड F। ये देखें इसमें E क्या है, D प्लस एल इनवर्स U, और F है D प्लस एल इनवर्स B। तो लेट्स सी अबाउट एसओआर कि एसओआर में ई और एफ और डी क्या बन रहे हैं। ओके, सो दिस इज एसओआर। दैट इज so D plus L inverse into 1 minus W D minus WU, और यहाँ बनता है W D plus WL inverse into B. So these are E and F for the SOR method. After that आपने कुछ नॉर्म्स पढ़े थे। दिस इज द नॉर्म्स ऑफ ए वेक्टर। ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये कुछ नाम है, नॉर्म L1, या आपने इन्फिनिटी नाम पढ़ा था, इसके बाद आपने यूक्लिडियन नाम पढ़ा था। दीज आर द मैक्सिमम नॉर्म जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती हैं। तो ये है ऑलरेडी हम इन चीज़ों से गो थ्रू हो चुके हैं। जो नॉर्म्स हमने मैट्रिक्स के पढ़े थे, ये आपके पास नॉर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स हैं। इसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ इन चीज़ों में। तो हम ज़रा इनकी एसोसिएशन देखने लगे हैं। ये आपके पास मैक्सिमम कॉलम सम जिसको हम कहते थे, इसी तरह ये आपके पास यूक्लिडियन नॉर्म है, और तीसरा आपके पास है आपके पास नॉर्म है। कासम ने कुछ सवाल पूछा है कि एसओआर में भी बी मैट्रिक्स तो नहीं है। नहीं नहीं, बी मैट्रिक्स होगा, ये कैसे हो सकता है कि एसओआर में बी मैट्रिक्स ना हो कासिम। लेट्स आई जस्ट वांट टू गो बैक ऑन द स्लाइड्स। ये देखें ना, ये आपके पास बी नजर आ रहा है। दिस इज द बी। ओके, ये अगर नवाने दे आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज, ये बी आपके पास है। ओके कासम, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम गोइंग टू द चैट बॉक्स। एसओआर मेथड में ये आपके पास बी वाली टर्म है।
सो बी मैट्रिक्स है कासम, ओके। कासिम ने भी रिप्लाई नहीं किया। आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई है कासिम, या इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन थी आपकी? ओके, सो here is the B matrix involved while calculating SOR method. ओके, सो नाम की बात कर रहे थे हम, तो इसका नाम 1 और नाम इन्फिनिटी आप कैलकुलेट करें। आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो दिस विल बिकम्स आउट टू बी, अगर हम फर्स्ट सम देखें तो आपके पास कॉलम सम जो बनता है वो 16 बनता है, और सेकंड का कॉलम सम जो है 19 बनता है, और थर्ड का जो कॉलम सम है वो 10 बनता है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 19 है। ये भी आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट्स करते रहे हैं, नाम 1। और इसका इन्फिनिटी नाम अगर कैलकुलेट करें तो ये रोज का सम होता है। तो अब रोज में अगर सम करें 17 बनता है, इधर से रोज को सम करें तो ये 13 बनता है, और इन रोज को सम करें तो 15 बनता है। यहाँ से हमारे पास देखें तो रो नाम इज इक्वल टू 17 और कॉलम नाम इज इक्वल टू 19। कन्वर्जेंस ऑफ जेकोबी इटरेशन, तो जेकोबी इटरेशन की पहले हम जरा कन्वर्जेंस देखते हैं। ये हमारे पास ई की वैल्यू थी, और जो कन्वर्जेंस है वो ई के ऊपर डिपेंड करती है। सो ई लाइक दैट, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। बाकी आपके पास उस फार्मूले से हमने ये रिजल्ट्स निकाले हैं कि फर्स्ट में A11 से डिवाइड कर देंगे, सेकंड रो को A22 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट रो को NN से डिवाइड कर देंगे। ये जो ई मैट्रिक्स आपके सामने नजर आ रहा है, इज इट क्लियर फॉर यू? कि ये जैकोबी इटरेशन का फार्मूला ध्यान में रखते हुए कि A11 को डिवाइड कर दिया फर्स्ट रो को, A22 से सेकंड रो को, और ANN से आखिरी रो को। यस, यू आर ऑल सेइंग दैट कि E is clear. That's very good. So after E we have evaluate the infinity norm. तो अगर infinity norm less than 1 हो तो फिर आप समझ लें कि जैकोबी मेथड जो आपके पास ना कन्वर्ज करेगा। और इन्फिनिटी नाम का मतलब ये है कि जो रोज का सम है वो लेस देन 1 हो। जैसे अभी देखें ना आपने, इस मैट्रिक्स का इन्फिनिटी नाम निकाला, वो कितना बना 17। तो अगर इन्फिनिटी नाम 1 से लेस हो तो फिर आपके पास इसकी कन्वर्जेंस आ जाती है। तो अब इसी का मतलब यही है डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। तो ये देखें ना, अगर इन्फिनिटी नाम लेस देन 1 है तो आप देखें ये वाली टर्म है, ये लेस देन 1, इट मींस दैट कि नॉन डायगोनल एंट्रीज से लेस है। सम ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज इज लेस देन द डायगोनल एंट्री ए आई। तो ए आई जो है यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज है, तो और ये आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो ये देखें आई यहाँ से अगर लेस देन 1 होना चाहिए तो ये फिर AIJ इज लेस देन AII। तो दिस इज द डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स व्हाट्स वी आर टॉकिंग इन द लास्ट सेशन, जब आप दूर नजफ ने बात की थी। तो ये इसलिए कन्वर्जेंस को अश्योर करता है डायगोनली डोमिनेंट। इफ A is diagonally dominant matrix then Jacobi iteration converges for any initial vector। अब मजे की बात यह है कि इनिशियल गैस आप जो मर्जी लें, लेकिन मैट्रिक्स को डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। तो फिर ये गारंटी है कि आपके पास जो जैकोबी आइटरेशन मेथड है वो आपके पास कन्वर्ज करता जाएगा। सो स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसके लिए क्या है कि आप ax इक्वल टू b से शुरू करते हैं, एट एनी इटरेशन के द रेजिड्यूल टर्म, ये आपके पास रेजिड्यूल आता है ना, b माइनस ax के। रेजिड्यूल का मतलब है एरर, क्योंकि हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आर अप्रोक्सीमेशंस, तो अप्रोक्सीमेशंस कंटेन एरर, तो इसको हम कहते हैं रेजिड्यूल एरर। रेजिड्यूल एरर का मतलब ये देखें, ये एग्जैक्ट ax माइनस b इक्वल टू 0 है ना, तो अब b माइनस एक्स की अगर 0 हो जाए तो फिर एरर नहीं है। तो b माइनस एक्स का कोई ना कोई आंसर आएगा, उसको हम कहते हैं दिस इज द एरर। चेक द नॉर्म ऑफ द रेजिड्यूल टर्म। तो फिर आपने क्या करना है, इस आपने जो टर्म बनती है ना b माइनस एक्स के, मतलब करने का क्या मतलब है,
जैसे आप x1 निकाल सकते हैं, अब x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, a मैट्रिक्स पता है, b मैट्रिक्स पता है, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास एक रिजल्ट बन जाएगा जिसको हम कहते हैं दिस इज द रेजिड्यूअल, दिस इज द एरर। अब इस एरर का नॉर्म कैलकुलेट करें। इफ इट इज लेस देन अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब हम चाहते हैं कि एक्यूरेसी मतलब 4 पॉइंट्स तक जीरो आ जाए, तो जब तक ये नॉर्म 4 पॉइंट से जीरो से लेस नहीं होता हमने इसको स्टॉप नहीं करना। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू वो होती है। बाज़ वक़्त हम कहते हैं नहीं भाई स्टॉप अप कर दे जब आपकी पॉइंट्स के बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाएँ। कभी हम कहते हैं नहीं पॉइंट्स के बाद 5 ज़ीरोज़ आ जाएँ। तो ये एक जब हम हाथ से कैलकुलेशन करते हैं, मैं अक्सर आपको न्यूमेरिकल क्लास एनालिसिस की क्लास में कहता रहा हूँ कि हमारा जो स्टॉपिंग होता है क्राइटेरिया वो ये होता है कि तकरीबन आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ज़ीरो ले आओ। तो जब तक ये नॉर्म उससे लेस नहीं होगा, तब तक आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये जो नॉर्म है ना, ये हमें प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हम प्रोग्रामिंग में इस तरह का एक चेक लगा देते हैं। तो ताकि जब तक ये वाली कंडीशन मीट ना हो, तो फिर हमारा प्रोग्राम जो है ये चलता रहे। So this is very, very important slide according to the convergence of Jacobi iteration and stopping criteria. These are all the new things जो कि आपने अभी तक Jacobi iteration में नहीं पढ़ी। मुझे सबसे पहले बताएं कि r की पावर k कैलकुलेट करने की समझ आ गई है कि आप r की पावर k को कैसे कैलकुलेट करेंगे? चैट बॉक्स में आपने लिखना है। r की पावर k को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? यस अब्दुल्ला कहते हैं मुझे समझ आ गई है कि मतलब कहने का ये है कि जो आपको x1 मिला, x1 को आप इधर पुट कर देंगे b माइनस ए इंटू x1, तो फिर जो एक मैट्रिक्स बनेगा उसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल एरर या रेजिड्यूअल टर्म। यस यू आर ऑल नोइंग दैट। तो अगली एग्जांपल में हम बकायदा इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके सो एग्जाम्पल है एक जिसमें अब हम इसको रेजिड्यूअल एरर भी कैलकुलेट करेंगे। आपके पास ये मैट्रिक्स जो है ये ए मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट्स हो गए एक्स मैट्रिक्स अननोन, और ये आपके पास बी मैट्रिक्स जो कि राइट हैंड साइड है। सो हमने चेक किया कि दिस इज डायगोनली डोमिनेंट। अगर आप देखें तो इधर डायगोनल एंट्री जो है डोमिनेंट है, दूसरे में ये डायगोनल एंट्री है ये भी डोमिनेंट है, और ये सो दिस इज द डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। तो वी कैन प्रोसीड। अब इसमें हमने ये इनिशियल गैस ले लिया x0 दैट इज 0 0, और अब हमने x1 ऑफ 1 कैलकुलेट किया, x2 ऑफ 1 कैलकुलेट किया, x3 ऑफ 1 कैलकुलेट किया। फार्मूले वही हैं। अब इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, इसको हम अगेन 8 पे डिवाइड कर देंगे, और इसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। वही फार्मूले यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो x1 ऑफ 1 हमारे पास आता है 1.75, x2 ऑफ 1 आता है 2.625, और x3 आता है 3। अब ये अगर वैल्यूज हम यहाँ पुट करें ना, यहाँ पे, और इधर से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर दें b से ये सारा कुछ, तो हमारे पास ये बनेगा b माइनस ए एक्स जीरो। इसका हम नॉन कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है 26.74 या 7395। तो इसकी नॉर्म की वैल्यू मैंने डायरेक्ट नॉर्म लिखा है, तो ये आपने कंफर्म करना है। ये आपने आज के लेक्चर के बाद क्या करना है कि आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद इसको आपने माइनस करना है, ताकि आपको बी एक्स जो ए एक्स वाई ये एक्स डॉट ये 0 0 पुट करेंगे, और वे तो बी बन जाएगा, उसका नाम आपके पास आ जाएगा दिस वन 26.7395। और फिर आपने ये करना है कि ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है ए एक्स वन, और इसका नाम कैलकुलेट करना है। तो ये नाम देखें आपके पास आ रहा है आफ्टर फर्स्ट इटरेशन 10.0452, तो ये इससे लेस हो गया है। तो यहां से पता चल रहा है कि हमारा जो मेथड है वो कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा है। सो इज इट क्लियर? ये जो नाम मैंने लिखे हुए हैं क्या आप लोगों को क्लियर है? ये भी आपने जैसे कहा था ना कि हम जैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने यस सर कहा था, बिल्कुल इसी तरह मैंने अब कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज लिख दी हैं। इकरा को समझ आ गई है, दैट्स वेरी गुड। एहसन को भी समझ आ गई है, गुड एहसन। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। सो इसकी एक वजह ये भी है कि मैट्रिक्स आपका डायगोनली डोमिनेंट था। हम आगे चलते हैं।
सेकंड इटरेशन पे। सेकंड इटरेशन पे हमारे पास रिजल्ट्स ये बनते हैं लाइक दैट 1.656 और x2 ऑफ 2 बनता है 3.875 और x3 ऑफ 2 बनता है 4.225 और इसका अगर हम नाम कैलकुलेट करें देखें फर्दर लेस हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि आपका मेथड जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। दिस इज द थर्ड इटरेशन और ये दिस इज द नॉर्म ऑफ थर्ड इटरेशन। तो ये 1.953 तो ये देखें ना ये जीरो की तरफ जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इट मींस दैट कि आपका मेथड जो है वो कन्वर्जेंस पे है। तो दिस इज मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट, सो जैकोबी इटरेशंस आर कन्वर्जिंग। इससे हमें कंफर्म हो गया कि जो जैकोबी इटरेशंस हैं वो आपके पास कन्वर्ज कर रही हैं। एग्जाम्पल 2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, क्लियरली नजर आ रहा है कि ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है क्योंकि ये डायगोनली है और ये इससे लेस है। ये सॉरी डायगोनली 2 है तो इस सम से लेस है। सो दिस इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट, द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। अब देखिए क्या होगा, हम क्यों जोर देते जा रहे हैं कि डायगोनली डोमिनेंट हो, डायगोनली डोमिनेंट हो। अब देखिएगा, आप जो अभी पिछली एग्जांपल में मैंने देखा था कि नॉर्म जो है हर इटरेशन के साथ कम हो रहा था। अब यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ जो नॉर्म है वो हर इटरेशन के साथ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स हो। स्टार्टिंग पॉइंट वही है अगेन, दिस इज x1। अब ये देखें वो नॉर्म स्टार्टिंग वही है 26.7395 जो पिछली एग्जांपल में था। लेकिन अब देखें x1 कंटेन करने के बाद x1 का मैट्रिक्स लेने के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद जो नाम देखा तो वो 54.8546 आ गया। तो इट्स टू मच ग्रेटर। अगेन वजह क्या है कि डायगोनली डोमिनेंट नहीं था मैट्रिक्स स्टार्टिंग। तो इस वजह से अब आप जो जैकोबी है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर हम अगली इटरेशन पे चले जाएं तो लुक एट दैट, नॉर्म कितना दूर चला गया 208। तो हमने कहा था ना कि नॉर्म लेस देन 1 हो, अगर आपको याद हो तो ये नॉर्म तो इतना ग्रेटर बन गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेजिड्यूल टर्म है वो इंक्रीज कर रही है। रेजिड्यूल का मतलब है एरर इंक्रीज कर रहा है एट ईच इटरेशन, सो दैट इटरेशंस आर डाइवर्जिंग। तो वजह क्या बनी डाइवर्ज होने की कि जो मैट्रिक्स आपका था ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं था। कन्वर्जेंस ऑफ गॉस-सीडल, Gauss-Seidel iteration converges for any initial vector A if A is diagonally dominant matrix। तो Gauss-Seidel की कन्वर्जेंस का भी इशू वही है जो गॉस-जैकोबी का है। तो गॉस-जैकोबी जिस तरह कन्वर्ज करता है वैसे ही गॉस-सीडल भी, इसके लिए डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स होना जरूरी है। Gauss-Seidel converges for any initial vector if capital A is symmetric and positive definite matrix। अभी हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको पता है अब सारे जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज दिस? मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ ये जो मैट्रिक्स होता है ना एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे। दिस इज मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। अगर कोई मैट्रिक्स ए हो उसको हम पॉजिटिव डेफिनेट कब कहेंगे कि हम इसको एक मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करें इस तरह कि ये देखें लेफ्ट पे उसका ट्रांसपोज हो और राइट पे वो एक्स हो। तो ये तीन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। ये आप लीनियर अलजेब्रा में करते रहे हैं मुझे पता है, इस तरह के मैट्रिक्स जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर एक्स नॉन जीरो वेक्टर। तो फिर हम कहते हैं ए पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट हो सिमेट्रिक भी हो तो फिर आपके पास गारंटी है कि गॉस-सीडल मेथड कन्वर्ज करेगा। Positive definite matrices, a matrix is positive definite if all its eigenvalues are positive। दूसरे लफ्जों में इसकी एक और तरह से हमने डेफिनेशन ये कर दी कि अगर किसी मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करें वो आइगन वैल्यूज पॉजिटिव आए नेगेटिव ना आए तो फिर भी जो मैट्रिक्स होता है वो पॉजिटिव डेफिनेट होता है। A system symmetric diagonally dominant matrix
with positive diagonal entries is positive definite। ये देखें, एक नई आप लोगों के लिए बात आसान होती जा रही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, डायगोनली डोमिनेंट भी हो, लेकिन डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिर भी मैट्रिक्स क्या बनेगा? पॉजिटिव डेफिनेट। तो पॉजिटिव डेफिनेट में आपको चेक ये करना है, मैं आपको आसान सी बात बता देता हूं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और दूसरी बात कि डायगोनल एंट्रीज पॉजिटिव होनी चाहिए। डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स पहले हो और फिर डायगोनल एंट्रीज क्या हो आपके पास पॉजिटिव हो। If a matrix is positive definite, all the diagonal entries are positive, the largest element of the whole matrix must lie on the diagonal। वही बात है कि एक तो diagonal entries सारी positive हों और जो largest value हो वो आपके diagonal के ऊपर lie करना जरूरी है। तो ये कुछ dear students characteristics थी positive definite matrix की, कि एक मैट्रिक्स को हम देखते ही डिफाइन कर सकते हैं, आया बता सकते हैं कि आया ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। जी, जिन बच्चों को पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्लियर हो चुके हैं वो बच्चे चैट बॉक्स में यस लिखें, जिनको नहीं क्लियर वो नो लिखें ताकि फिर हम इनको दोबारा टाइम लगा सकें। यस, ऑल आवर स्टूडेंट्स आर सेइंग यस, दैट्स ग्रेट इन फैक्ट। ओके, सो इस मीन्स दैट कि अब आपको याद रहेगा कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, कि आपने गॉस जैकोबी के लिए सिर्फ चेक करना है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट, लेकिन आपने गॉस सीडल के लिए चेक करना है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा कि डायगोनली डोमिनेंट हो नंबर 1, नंबर 2 सिमेट्रिक हो, और नंबर 3 तमाम एलिमेंट जो डायगोनल के हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। ये लिखा हुआ है पॉजिटिव डेफिनेट चेक, ये एक मैट्रिक्स है 20, 12, 25। चले भाई, ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है या नहीं? जमात अली ने कहा है नो सर, ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। Abdullah Nazir is also saying, Dura Najaf, yes, oh, all students are saying this is not. This is not. Okay, that's very good from you. So let's see the answer. Not positive definite. Yes, you are all right. Largest element is not on the diagonal. और इसकी रीजन क्या बनी है कि जो largest elements थे वो diagonal में नहीं है। So thank you to you all of you कि आपने बिल्कुल सही पिक किया। Okay. What about this? What about this? Please write in the chat box. Second matrix मैंने लिखा है। What about this? Is it diagonal positive dominant? Again, Zamad Ali is saying no. Abdullah Nazir is saying no. Okay, Mavish, no. Namul Hassan, no. Yes, Qasim, no. So you are all again writing no. अब reason क्या है? कोई reason नहीं बताएगा मुझे? Please write the reason. Because negative on in the diagonals. Okay, from Abdullah Nazir. So you are all right. Not positive definite. All diagonal entries are not positive. उसकी वजह ये क्या बनी कि जो diagonal entries हैं वो positive नहीं है, नेगेटिव इंटीग्री। यस इकरा, यू आर राइट, एंड अब्दुल्ला मैविश। ओके, व्हाट अबाउट दिस? थर्ड मैट्रिक्स आपके सामने है, सो होप यू आर ऑल गेटिंग दिस। व्हाट अबाउट दिस? तीसरा मैट्रिक्स, यस यस, नो, यू ऑल आर सेइंग यस, सो दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपने यहाँ सिमेट्रिक कभी चेक नहीं किया, सिमेट्रिक चेक करना भी जरूरी है। ये देखें ना, ये आपके पास रो है 20, 12, 5। अब इसमें मैं कॉलम वाइज लिखूं, ये बनता है 20, 12, 5, दिस विल डन। नेक्स्ट है 12, 15, 2 रो में कॉलम वाइज लिखूं 12, 15, 2, दैट्स गुड। थर्ड वन 5 to 25, 5 to 25, तो दिस इज सिमेट्रिक। तो सिर्फ आपने ये नहीं चेक करना कि डायगोनल एंट्रीज आर पॉजिटिव, पहले डायगोनल डोमिनेंट पॉजिटिव और थर्ड वन सिमेट्रिक भी आपने जरूर चेक करनी है। अगर सिमेट्रिक भी नहीं होगा तो तब भी प्रॉब्लम होगा।
हाँ जी, सिमेट्री का भी देखते हुआ जा सकता है। यस दुर्र नजफ। So this is positive definite. Symmetric, diagonally dominant and all positive diagonal entries. So तीन चीजें इस मैट्रिक्स के अंदर हैं, इसलिए ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? Is it positive definite or not? Write in the chat box. What about this? मैविश कह रही है नहीं। मैविश रीजन बताएं क्यों नहीं है? दुर्र नजफ नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। यस मैविश, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, सारे बच्चे यही लिख रहे हैं नॉट सिमेट्रिक और ये नहीं है। बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं, तो दैट्स वेरी गुड। अगर हम इसको गौर करें तो दिस इज द टू एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अगर यहाँ 5 होता है 8 की जगह तो फिर ये डायगोनल वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाता। So a decision can't be made just by investigating the matrix. The matrix is diagonally dominant and all diagonal entries are positive, but it is not symmetric. So फिर भी ये positive definite नहीं होगा। To decide, check if all the eigenvalues are positive. Okay, Gauss-Seidel की iteration की example देखते हैं। Here is the diagonally dominant matrix. You clearly know that. So we are going to start. These are the updated results. अब देखें यहाँ पे x1 जो है अपडेट यहाँ यूज हुआ है, क्योंकि आप ये कर चुके हैं ऑलरेडी गॉस सीडल इटरेशन से, तो मैं आगे जा रहा हूँ। These are the results. ये वही प्रॉब्लम है जो पीछे आपने गॉस जैकोबी से देखा था। This is the value of the norm 26.7395। अब देखते हैं गॉस सीडल से नॉर्म की वैल्यू क्या आती है आफ्टर फर्स्ट इटरेशन। तो ये देखें आ रही है 3.0414। आपको याद है कि ये मेथड हम जैकोबी से भी हल कर चुके हैं और जैकोबी आई थी 10.04। लुक एट दैट, एरर कितनी ज्यादा कम हो गई पहली इटरेशन में। ये एक्चुअली रेसिड्यूअल थी ना, और देखा है आपने गॉस सीडल की पावर कि गॉस सीडल ने कितनी ज्यादा इसको रिड्यूस किया। यही वजह है कि आपके पास गॉस सीडल की जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट है। आगे चलते हैं सेकंड इटरेशन में। सेकंड इटरेशन में हमारे पास ये अपडेटेड रिजल्ट्स हैं 1.875, 3.9375 एंड 2.9625। अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें और रेसिड्यूअल टर्म कैलकुलेट करें तो आंसर इज 0.4765, जबकि जैकोबी में थी 6.743। अगेन लुक एट द डिफरेंस। इस सेकंड इटरेशन में ही इसने एरर जो है वो कर दी है आपके पास पॉइंट्स में, like that 0 point something. That's amazing. When both Jacobi and Gauss iteration converge, Gauss-Seidel converges faster. ये बात तो पहले पता थी, लेकिन अब हमने मैथमेटिकली इस बात को देख भी लिया और समझ भी लिया कि हम अगर एरर्स को कैलकुलेट करते जाएं तो गॉस-सीडल के जो एरर्स हैं वो काफी मतलब ज्यादा तेजी से जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं। सो दिस इज द इनफैक्ट पावर ऑफ गॉस-सीडल आइट्रेशन। कन्वर्जेंस ऑफ एसओआर मेथड। एसओआर मेथड मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप डब्ल्यू की सिलेक्शन लेंगे 0 और 2 के इन बिटवीन, तो एसओआर मेथड जो है वो कन्वर्ज करेंगे फॉर एनी इनिशियल वेक्टर इफ ए सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट। वही बात है कि पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, सिमेट्रिक यहाँ इसने फालतू लिख दिया है, क्योंकि गॉस-सीडल का क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया एसओआर मेथड्स का भी है। लेकिन एसओआर मेथड और गॉस-सीडल मेथड में क्या फर्क है कि इसमें आपने एक वेक्टर लेना है, एक वेट फंक्शन लेना है w, जो कि आपने एक्स्ट्रा अपेयर करवाना है आपने गॉस-सीडल के फार्मूले के अंदर, और उस w को आपने सिलेक्ट करना है 0 और 2 के इन बिटवीन। ये याद रखिएगा कि अगर आप 2 से ज्यादा वैल्यू लेते हैं इसकी तो फिर ये मेथड जो है वो डाइवर्ज कर जाता है। और इसी तरह आपके पास अगर ये इसकी वैल्यू हम 0 और 1 के इन बिटवीन लेते हैं तो ये मेथड कन्वर्ज करेगा, लेकिन इसका कन्वर्जेंस रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, और इतना स्लो हो जाएगा
ये गॉस सीडल मेथड से भी स्लो हो जाएगा। सो दिस इज द SOR मेथड। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब आपके जिम्मे ये छोटा सा काम है कि आपने ये क्वेश्चन हल करना है जो गॉस सीडल से हमने हल किया है, लेकिन अब आपने यहाँ पे वेट फंक्शन लगा देना है। जो गॉस सीडल का फार्मूला है उसमें आपने वो W यूज करना है। वो W क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आप W कहाँ पे यूज करेंगे। ओके, आई विल टेल यू अबाउट कि हमने W कहाँ पे यूज करना है। आपने W यूज कर जहाँ पे हमने ये मेथड ड्राइव की यहाँ पे, लाइक दैट। ओके, आपने यहाँ पे ये W की वैल्यू 2 यहाँ यूज कर लें, ठीक है। तो अब गॉस सीडल जिस तरह हल किया है वैसे ही आप इस मेथड से हल कर कीजिएगा। तो W की वैल्यू आप 1.5 रख लें या 2 रख लें, लेस देन 2 रखनी है 1.9 रख लें, आप 1.5 रख के चेक करें सारे लोग, और मुझे आपने बताना है, ये आपने मुझे उस ग्रुप में रिजल्ट शेयर करने हैं। ओके, कि अपने क्या नाम है कि इसके रिजल्ट्स क्या आए। अब आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है ये वाला, और आपने एक ही क्वेश्चन को गॉस जकोबी से भी हल करना है, गॉस सीडल से भी हल करना है, और SOR से भी हल करना है। SOR में आप इस ओमेगा या W को 1.5 फुट लेके चलेंगे, और आपने एक ही क्वेश्चन को देखना है और फिर मुझे बताना है कि कितनी आइट्रेशंस लगी गॉस जकोबी का आंसर निकालने में, कितनी आइट्रेशंस लगी गॉस सीडल का आंसर निकालने में, और कितनी इटरेशन लगी SOR मेथड के लिए। तो ये आपकी असाइनमेंट है आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, यहां तक आपके जहन में कोई भी बात हो जो आपने मुझसे पूछनी हो, यू कैन आस्क। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आया हो या कोई बात आपने पूछनी है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, I will give you the response. So I'm waiting your questions. जी students. Okay, SN. दुर नजफ कह रही हैं कि ऑल आर क्लियर, असाइनमेंट भी क्लियर है दुर नजफ जो मैंने बताई है। Yes, okay, that's good. So what about the other students? आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो जो आपने इस मेथड से, सर लास्ट स्लाइड में हमने W0 से 2 लिया, जब भी ये क्या किया, अगर अब्दुल्ला रजीब पूछ रहे हैं अगर 1 इसके दरमियान में ही होगा, नहीं नहीं, एक्चुअली अब्दुल्ला बात ये है कि देखे 1 जो है ना वो गॉस सीडल है, याद रखना W इज इक्वल टू 1 गॉस सीडल। तो जब तक आप 1 से बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे आप गॉस सीडल से जरा फास्टर रिजल्ट नहीं ले सकते। इसलिए हमने कहा कि नहीं, जो उसको इसी का हमने 2 कैटेगरी कर दी ना SOR की, एक ओवर रिलैक्सेशन एक अंडर रिलैक्सेशन, कि अगर 1 और 2 के दरमियान लेंगे तो ओवर रिलैक्सेशन है, मींस कि वो गॉस सीडल से भी ज्यादा फास्ट है। लेकिन आप 1 से लेस वैल्यू लेंगे तो फिर आपकी जो कन्वर्जेंस रेट है वो गॉस सीडल से भी स्लो हो जाएगा। इज इट क्लियर अब्दुल्ला कि हमें वैल्यूज 1 और 2 के दरमियान लेनी पड़ेंगी फास्ट कन्वर्जेंस, क्योंकि गॉस सीडल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर गॉस सीडल ना होता ना तो फिर हम कहते ठीक है भाई, या आप ये कर लें कि गॉस सीडल को बीच में से निकाल दें और SOR मेथड रख लें और कहें जी 0 से 2 तक, फिर बात ठीक है। लेकिन अगर आप गॉस सीडल के तनाज़ुर में बात करेंगे तो फिर हमें इसकी 2 कैटेगरीज करनी पड़ेंगी, अंडर रिलैक्सेशन, ओवर रिलैक्सेशन। चलें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। I think SOR combination of Jacobi and Seidel. SOR depends on value. मोहम्मद कासम जरा इसको देखें आप, मजीद आप इसमें रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करें, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं एंड आई लाइक योर कमेंट्स। सो आप थोड़ा सा इसको गौर करें और कम टू द नेक्स्ट लेक्चर, फिर हम इस पे ऊपर कुछ मजीद डिस्कशन भी कर सकते हैं। एनीवेज योर पॉइंट इज गुड, लेकिन इसको जरा आप
तीनों मेथड्स को गौर से देखें और फिर एक एसोसिएशन बनाने की इनके दरमियान कोशिश करें। क्योंकि अभी जो एसओआर मेथड में यूज किया था कासम, उसमें हम देखा था कि अपडेटेड वैल्यू यूज कर रहे थे, जबकि जैकोबी में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम उसमें जो अपडेटेड वैल्यू है वो यूज नहीं करते। तो ये अभी फर्क है उसमें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टिल नेक्स्ट लेक्चर, सी यू इंशाल्लाह।